अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरवर। इमरान खान की अपील पर समाअत हुई है और तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। ये रिमार्क्स जैसे सामने आए, अब उसकी ज़ाहिर है जो आज समाअत हुई है, कल ये भी कहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि हाई कोर्ट में चूँकि केस ज़ेर समाअत है, कल इसकी समाअत हो जाए तो 1 बजे इसी केस को हम फिर सुनेंगे। और इसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इन रिमार्क्स के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं सरबराह हैं और नून लीग के, उनकी जानिब से सख्त किस्म की तनकीद की गई है और उन्होंने कहा है कि तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्विस शख्स को पहचानने के लिए सरगर्म है, बचाने के लिए सरगर्म है। वो कहते हैं जी बचाया जा रहा है और चीफ जस्टिस हालांकि जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है और इसने पाकिस्तान को तबाह किया है। आज के रिमार्क्स के बाद अचानक जो है नून लीग के सरबराह फौरी तौर पर मीडिया पर आ भी गए। उसके बाद मरीम बीवी ने भी इस हवाले से सख्त किस्म की तनकीद की है एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मुबशर मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, पाकिस्तान का मारूफ नाम, बहुत शुक्रिया मुबशर मीर साहब। क्या कहेंगे कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स जो सामने आए, इस पर फौरी तौर पर रिप्लाई किया है नून लीग की जानिब से और नवाज शरीफ साहब खुद सामने आए हैं, जबकि रिमार्क्स जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए उस पर उन्होंने ये कहा था कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का जो हुक्म है वो दुरुस्त नहीं है। अगर कोई फ़ैसला गलत है तो उस पर उन्होंने कहा जी हम मदाखलत कर सकते हैं। और इसका फिर बड़े मियाँ साहब ने भी जवाब दिया है कि बंदा करप्ट है और इसने पाकिस्तान को तबाह किया है। इसको बचाने के लिए उन्होंने कहा है कि जी कुछ लोग इस वक्त सरगर्म हो गए हैं। क्या कहेंगे सर ये इस केस में? ज़ाहिर है अभी तो अदालत में है और अदालत में अगर रिमार्क्स आते हैं तो फिर फौरी तौर पर इस पर रिमार्क्स करना या तनकीद करना, आप किस तरह देखते हैं वशीर मीर साहब इसको? बहुत शुक्रिया भाई। सबसे पहले तो यह है कि मेरे ख्याल रिमार्क्स जो होते हैं वो कोई फैसले का दर्जा तो नहीं रखते, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल इम्पोर्टेंट तस्वर किए जाते हैं कि वो एक तरह की कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है उसका इशारा होता है कि कोर्ट क्या ऑब्जर्व कर रही है। बाकी ये है कि ये बात भी एक समझ लें कि दुरुस्त है कि जो हमारे पॉलिटिकल जितने भी रहनुमा हैं वो उनका रवैया यही है कि जो चीज जिसके खिलाफ होती है वो उसके ऊपर जो है वो इल्जाम तराशी भी करता है और फेयर किस्म का जो है वो तबसरा नहीं करता, बल्कि वो अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए करता है। अगर कोई और भी करता है इसके ऊपर, कोई मियाँ साहब ने किया है तो बड़ा ऑब्वियस है मियाँ साहब का बहुत बड़ा जो सियासी हरीफ है इस वक्त, बल्कि सबका सियासी हरीफ जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है और कोई नहीं है। तो लिहाजा अगर किसी वजह से इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा तो मियां साहब या उनके जितने हलीफ हैं वो उसके खिलाफ बात करेंगे। अच्छा, इसमें मुबशिर मिर्ज़ा अभी साहब सरकार की जानिब से कोई रिलीफ नज़र आए हमें तो समझ में आता है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है रिमार्क्स आए हैं सामने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के, और बंदियाल साहब के हवाले से ज़ाहिर है नून लीग को पहले भी बड़े खदशात भी हैं और कहा जाता है मियाँ साहब जो है इनकी रिटायरमेंट के बाद ही पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। और ज़ाहिर है चीफ जस्टिस के हवाले से अगर इतने खदशात हों कि उनके होते हुए अपनी भाई की दौरे हुकूमत में भी 16 माह में तशरीफ़ नहीं लाए और फिर जाते जाते चीफ जस्टिस साहब के पास अब तो दिन भी कम रह गए हैं, कुछ 24-25 दिन ही रह गए, अगर वो रिमार्क्स आते हैं या ये फैसला कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर तो इसका मतलब है कि मज़ीद महाज गर्म होगा। मैं समझता हूं कि देखें, अदालत से जितना बड़ा रिलीफ जो है वो शरीफ फैमिली को मिला है वो भी किसी से कम नहीं है। कि मियां साहब जो है वो सजा याफ्ता होते हुए मुल्क से बाहर चले गए, अदालतों ने ही उनका साथ दिया। उनकी बेटी जो है वो किस पोजीशन में है और वो यहाँ पे बिल्कुल आजादाना घूम रही हैं। ये मुल्क का पता नहीं कौन सा कानून है कि इस तरह भी होता है। शहबाज शरीफ साहब सजा पाते पाते मुल्क के वजीर आजम बन गए, उनके बेटे बन गए और अब सारे ही क्लियर हो गए। तो ये अगर आप वो ये कहें कि अदालतों ने, और फिर ये वही अदालत है जिसने इमरान खान को घर भेजने में भी एक बड़ा अहम किरदार अदा किया हुआ है। तो लिहाजा हम ये तो नहीं कह सकते कि उसके फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वन साइडेड हैं। हमें एक चीज को जेहन में रखना चाहिए, अदालत को अगर आपके खिलाफ भी बाज दफा जाती है तो कम से कम थोड़ा सा ये रखें, आप तनकीद कर सकते हैं कि फैसला अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, या फैसला आपके हक में नहीं आया तो उसकी क्या सुकम है, लेकिन आप उसे तस्लीम करें
और दूसरी बात यह है कि उसको आप फिर इल्जाम तराशी में ना जाएं कि ये वो करप्ट है, वो गलत है। भाई एक चीज तो ये चीज है, ये हमारा एक जो रवैया है, ये एक तरह का मैच्योर रवैया नहीं है। बाकी जो हुकूमत की आपने कही है कि बिल ज़ाहिर है ये कि निगरान हुकूमत आ गई है। आप कुछ भी कहें, उसे अपनी जो है गैर जानबदारी जो है ना इंश्योर करनी पड़ेगी। अच्छा, इस पर अगर मैं वो मीर साहब, इस पर मैं तफसील से आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, क्योंकि बहुत अहम बात किया आपने। खासतौर पर निगरान हुकूमत आती है तो कहा जाता है कि उन लोगों को चुना जाता है जो न्यूट्रल हों, जिनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके कि जनाब इनका ताल्लुक जो है या इनका झुकाव जो है फलां तरफ है। बड़ा अहम ये नुकता है। तवक्कुफ कीजिएगा, हमारे साथ अली अकबर गुज्जर साहब भी मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली अकबर गुज्जर साहब। आज अदालत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उमरता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में दिया गया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के फौरी तौर पर कमेंट सामने आए हैं, बात की है उन्होंने मीडिया से और शदीद तनकीद की है चीफ जस्टिस साहब के इन रिमार्क्स पर। तो सर, सुप्रीम कोर्ट पे आपकी क़यादत अगर तनकीद कर रही है, तो अभी जो मीर साहब फरमा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वो भी टेलीफोन लाइन पर, उन्होंने कहा जी शरीफ फैमिली को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है अदालतों से। ये देख लीजिए, मियाँ साहब तकरीबन 3.5-4 साल हो गए, वापस तशरीफ़ नहीं लाए, मरीम बीवी भी मुल्क में घूम फिर रही हैं, ज़ाहिर है उनकी भी, वो भी ज़मानत पर हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, तो फिर ये अगर कोई उनके हक़ में, खान साहब के हक़ में कोई रिमार्क्स भी आ जाते हैं तो आप तनकीद शुरू कर देते हैं, क्यों है सर ऐसा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली सर। बात ऐसी नहीं है कि जो वो बेसिकली जब किसी के बारे में बात की जाती है या किसी को बारे में कुछ आप बात करना चाहते हैं या कोई भी सिलसिला हो, तो पहले उसका माजी देखा जाता है ना उनका, कि वो उनका माजी में क्या किरदार रहा है और अभी मौजूदा हालात में उनका क्या किरदार है। तो इसी को असेस करते हुए, चीजों को देखते हुए फिर बात होती है कि वो चीफ जस्टिस साहब का जो पहले जो था मामला था, आपको वो पता ही है, जब पिछली दफा वो सुप्रीम कोर्ट में खान साहब हाजिर हुए थे, तो जिस तरीके से जिस तरह से उनको वेलकम किया गया था, और पहले भी जब पनामा लीक केस जो इन्होंने बनाया था, तो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, तो उस वक्त भी तो इनकी टीम ने ही उनको कहा था कि आप वहाँ पे छोड़ दें ये वहाँ करने चलने और हमारे पास आए और हम आपके सारे काम सीधे कर देंगे। तो ये वही टीम है, पूरी की पूरी टीम जो थी वो, तो फिर आपको पता है कि ये हमारे उसको फैसला तो हैं हमारी पार्टी के भी, हमारी लीडरशिप के भी, तो उनके बारे में लाजिम बात है कि वो तो एक फितरी अमल है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ फैसले किए हों, आपको प्रूफ ना दे सके हों, फिर भी आपने एक अकामा की बुनियाद के ऊपर अपने बेटे से तनख्वाह ना दी हो। एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो 3 दफा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हों, आप इस बात से, एक तो छोटे से सिपाही को भी आप किसी छोटे पीएन को जब किसी की ऑफिस में भी होता, तो वो इस तरह से आप नहीं किसी को निकाल सकते। तो इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती की और क्या बात हो सकती है। नहीं, ये दुरुस्त है। देखिए, साथ नहीं वो बात देखिए, अली अकबर गुजर साहब, बात ये है कि आप सिर्फ रिमार्क्स पर आपने तनकीद शुरू कर दी। उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और थोड़े दिन बाकी हैं उनके, उसके बाद वो घर चले जाएंगे। उसके बाद ही मियाँ साहब अगर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, क्योंकि अपनी 16 माह की गवर्नमेंट में भी तशरीफ़ नहीं लाए पाकिस्तान, और बीमारी वाली बात तो ज़ाहिर ख़त्म हो गई। अब तो साफ़ कह दिया उन्होंने कि इंतखाबात अगर कल करा लें तो कल आ जाएंगे मियाँ साहब, वरना 1 माह पहले तो आ जाएंगे। अब बीमारी वाली बात तो ख़त्म हो गई, तमाम चीज़ें आप सुन चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ से तो 4 हफ्ते के लिए गए थे। अब वो तनकीद करना चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर, अभी तो रिमार्क सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये देख लीजिए, चीफ जस्टिस को पता भी है कि बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया है। इस तरह तो फिर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम सियासत चलती रहेगी। इसमें तो इसमें कोई ये तो नहीं बात नहीं नहीं, कर। अपना अली अली सरवर देखे, मैं आपको अर्ज करूँ कि देखिए, हम इल्जाम की सियासत हम लोग नहीं करते ना, हम तो पाकिस्तान पे ग्राउंड रियलिटी पे जो हकीकत पे मबनी है वो हमें बात करनी चाहिए। बहुत वक्त हो चुका है कि हम पॉइंट स्कोरिंग की बात करें, इल्जाम की बात करें। तो ये तो लाजिम बात है, ये तो रोजर रोशन की तरह है कि खान साहब के ऊपर जो चीजें बनी हैं, जो चीजें लेकर जी चली जा रही हैं, तो वो सारी की सारी क्लियर है। तोशाखाना केस का कोई इसमें कोई दबी छुपी तो कोई बात नहीं है। साइफर का जो इन्होंने ड्रामा किया था, वो भी दुनिया से पूरी से दबी छुपी तो कोई बात है नहीं है। तो मामला तो सारे सारे क्लियर क्लियर हैं, सारी चीजें हैं, कहाँ कहाँ पे अच्छा, आपने ये कितने आप को समझते हैं सर, अकाउंट। ये आपका मौक़िफ़ है ना कि साइफर भी देख लें जी, सीधा सीधा केस है। तोशाखाना में ज़ाहिर नहीं है वो फिर देखो आपका, आपकी क़यादत अली का भी सर, नाम भी वो है, मेरे पीपल्स मेरा पार्टी वालों ने बहुत अच्छा कुछ लिया। नहीं, मेरा मौकफ नहीं है। मैं तो आपको फैक्ट की बात बता रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं असल में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये किसी की सोचने का, हर एक का अपना अपना अलग अलग जाविया हो सकता है, सोचने का अपना अपना तरीका हो सकता है। हमें इन चीजों से निकलकर सही बात वो करनी चाहिए कि जो इस मुल्क के कौम की बेहतरी के लिए जो चीजें हो सके। जिन लीडरशिप ने, जिन लोगों ने इस पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए
बेहतरी की है, अच्छे काम किए हैं, वो लाजिमी बात ऑन रिकॉर्ड पे हैं, और लोग सारे तकरीबन कुछ लोगों को अच्छे जो समझदार लोग हैं अच्छा, ये जो हकीकत नहीं तारीख है में। अली गुजर साहब? अब वशीम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जी जी ये तो हकीकत है कि इस वक्त अगर किसी से इन तमाम पार्टीज का मुकाबला है तो वो खान साहब से है, इसके अलावा कोई हरीफ नहीं है इन जमातों का। नहीं, वो देखिए खान साहब से नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, पूरे पाकिस्तान की पार्टियां हैं, तो लाजमी बात है जब आपका घर जो होता है, आपकी रियासत जो है, रियासत में हमारा घर है, हमारा मरना जीना अपने पाकिस्तान है, हमारा सब कुछ इसके साथ है। जब उसके ऊपर कोई बात होगी, उसके ऊपर मफादात पे हमारी रियासत के स्टेट के ऊपर आएगी, तो लाजमी बात है कि लोग जो स्टेट से रियासत से मोहब्बत करते हैं तो वो इकट्ठे तो होंगे, लाजमी बात है। मतलब तो फिर आप लोग नहीं सियासत तो चाहते, सेकंड ऑप्शन है। आप इस वजह से देखिए, कोई खतरा नहीं है खान मैं साहब एक अगर इलेक्शन लफ्ज में ऐड हिस्सा करता लेते हैं हूँ, मैं और इनको थोड़ी इजाज़त मिलती है इलेक्शन में हिस्सा लेने की, तो फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अदरवाइज तो खान साहब जो है, जो इस वक्त मकबूलियत है उनकी, वो जीत जाएंगे। नहीं नहीं, वो जीत जाना देखें, ये तो अल्लाह खैर करेगा, ये वक्त बताएगा कि खान साहब को तो अभी वो क्या कहते हैं कि वहाँ आपको वो भी नहीं, इंशाल्लाह कैंडिडेट जो है वो भी नहीं मिलेंगे जो कुछ उन्होंने किया है इस तरह के अच्छा, लिए। वो वोट भी नहीं मिले। अच्छा, जिस तरह मैं से इस पर हमारे मीर अदारों साहब से के पूछ लूँ। मीर साथ साहब, अपने हालात ऐसे हैं कि खान साहब को अगर इजाज़त मिल जाती है इलेक्शन में हिस्सा लेने की, पीटीआई को, ज़ाहिर उनकी जमात को भी, नहीं खान वो साहब भी बाहर हुए, अगर उनको तो इस देखिए वक्त हालात ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं जी पहले जो मिल गए 18 में, अब तो वो हालात भी नहीं है कि खान साहब को इतने वोट ही नहीं, मिल वो जाए। अगर देखें मेरी अली सरवर, अगर अगर इस बात पे बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई हमारे अदारों, हमारी मुसल्लह अफवाज के ऊपर अगर वो हमले कर सकते हैं, अगर वो हमारे शोधा की यादगारों को हम तबाह बर्बाद कर सकते हैं और अपने मुल्क को तबाही करने के लिए लोगों को हम उकसा सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंतशार होना चाहिए, तो फिर ठीक है, अगर उनको इजाजत मिल सकती तो फिर मिलने तो तो वेलकम इजाज़त की तो तरफ सबको तो है ना आगे सर। बढ़ सकते ख्वाजा हैं। आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पे क्या कुछ नहीं कहा इदारों के बारे में, मरीम बीबी ने क्या कुछ नहीं कहा, अयाज सादिक साहब ने क्या कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ। मीर साहब, आप यार क्या मैं समझते हैं नहीं जो इस सुने, वक्त हालात हैं? मैं मैं इसकी में एक मेरी जी। बात सुना, देखिए मरियम बीबी ने जो कहा है या ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, हाँ ये तो एक पॉलिटिकल लीडरशिप की उसकी होती है बात, उनको करनी चाहिए। अगर आपने तनकीद करनी है लोगों के ऊपर, अदारों के ऊपर, आप करें तनकीद, मैं इस बात का आपको मुखालफत नहीं कर रहा कि आप तनकीद ना करें। मुसल्लह अफवाज हो, जुडिशरी हो, या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, या कोई अवाम के जो नुमाइंदे जो भी हो, उनके ऊपर तनकीद होनी चाहिए और भरपूर होनी चाहिए और लॉजिक के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर घरों के अच्छा, ऊपर हमले नहीं तनकीद की होने आप चाहिए। हामी हैं? ये नहीं सुन तो रहे, हाजिर सर्विस मैं उसका हामी अफसरान हूँ। इदारों का मैं सर डीमोरलाइज नहीं कर रहे आप नहीं, तनकीद करके? मीर साहब, आप अच्छा आपसे मैं नहीं चाहूंगा, नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ अली अकबर साहब, वापस आता हूँ आपके पास। मीर साहब से जानना चाहता हूँ कि उनका तज्जिया क्या है। मौका ही नहीं दे रहे बात करने का, वो मौका दें तो हम बात करें जी ना। जी, कीजिए बात मीर साहब। अच्छा, एक चीज तो ये है कि मेरा ख्याल है कि मैंने ख्वाजा आसफ साहब की स्पीच भी सुनी है और मरियम साहबा की भी सुनी है। ख्वाजा आसफ साहब ने जो तनकीद आर्मी पे की हुई है, वो उनके सियासी किरदार पे नहीं की हुई, वो उनके फौजी जो उनकी जिम्मेदारी है उस पे की हुई है। मसलन उनका एक जुमला था कि आपने कभी कोई जंग जीती नहीं है, कोई जंग हारी है आपने। और इस ये जुमले को सर फौज बहुत की इस्तेमाल किया कारकर्दगी, इंडियन चैनल्स ने। ये उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे बोला था। बिल्कुल। और आज ये 2006 की स्पीच है और उनकी। उसके बाद फिर वजीर दिफा भी बन 2006 गया सर वो शख्स। दो जी जी बिल्कुल, 2006 में आप निकाल लें, उनमें निकल आएगी कि वो तो बहुत ही ज्यादा चली है उन्होंने कि कहा भाई, जी उन्होंने कहा था हड्डियों कि से। आपने, उन्होंने तो ये भी नहीं माना, वो शोधा की तो कुर्बानियों को उन्होंने डिनाई किया। सच्ची बात है कि 65 में हमारे जंग जो है हमने जीती हुई है इंडिया से, उन्होंने उसको भी मना उसको किया। तस्लीम किया नहीं किया। 1948 में हमारे लोगों ने आजाद कश्मीर कराया, जो आज भी ये ज्यादा आजाद कश्मीर है, उसको भी उन्होंने डिनाई किया। हाँ, 71 में हमें नुकसान हुआ, कारगिल में जो जिस तरह हुआ या जिस तरह सियाचिन पे हुआ, उसमें भी हमने शहादतें दी हुई हैं। तो लिहाजा उन्होंने तो सर शहीदों इस को पे जो मीर है ना साहब वो एक अटैक जुमला, करते हुए क्योंकि कातिल को अली अकबर भी उन्होंने सुन रहे हैं। उन्होंने सर कहा एक जुमला जो नहीं कारगिल की किया आपने आज बात कर दी, मैं चाहता हूँ एक पाकिस्तान के जुमला ये लिए। भी शामिल कीजिए इसमें कि उस पर मियाँ साहब की वीडियो वो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि ये कारगिल का जो मिस एडवेंचर, ये छुरा घोंपा है वाजपेयी की पीठ में। छोरा गोपा है। तो आप देखेंगे ये बातें जो हैं, ये फौजी नुक्ता नजर की जो थी उस पे तनकीद है। हाँ, आप मिलिट्री पे या उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट पे जो जियाउल हक ने हुकूमत कंट्रोल की
या अयूब खान ने की या याहिया खान ने की या मुशर्रफ साहब ने की, इनको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि उनका सियासी किरदार, उस पे आप तनकीद कर सकते हैं। लेकिन जो उनके सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खिदमात हैं, उस पे तो आप उन पे हर्फ नहीं उठा सकते। उसमें तो हमारे गाजियों की एक लंबी फहरिस्त है, हमारे शोधा की एक लंबी फहरिस्त है, उस पे तो अभी भी शहादतें हो रही हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस पे हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर, उनके फौजी किरदार के ऊपर जो उनकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी, उसको अगर हदफ तनकीद बनाते हैं तो वो गलत करते हैं। हाँ, सियासत के ऊपर अगर उन पे बात करेंगे तो और बात है, लेकिन एक चीज है, देखें, ये जो हमारे मौजूआत हमारे सियासतदानों ने अपनाए हुए हैं कि वो हर चीज में जाके घुमा फिरा के, जो हमारे समझ लें कि सिक्योरिटी के इतने इतने बड़े जो वाकयात हुए हैं जिसमें हमारे लोग जो हैं उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात का मुकाबला किया है। अभी आप देखें, एक वो सिपाही के ऊपर जो फिल्म है जिसने कई साल इंडिया की जो है वो उसकी कैद में काटे और उसकी जुबान काट दी मकबूल गई, हुसैन। ऐसे लोगों के, मकबूल हुसैन, उसके तो ऐसे लोग मौजूद हैं, इतनी स्टोरीज जबरदस्त जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी स्टोरीज है। तो आप इसका मतलब है उन कुर्बानियों को भी जो है ना, बेदरेज ये आप बड़ी उनके अहम ऊपर बात है, यही मैं बात करते हैं, अलीवर गुजर साहब से कह रहा हूँ कि सर उन पे तो कम से कम उनको तो बख्श दें, गुजर उनको साहब। बख्श दें, उनके ऊपर ना करें। लेकिन एक चीज है, मेरी बात सुने, इस वक्त हम जो सिनेरियो है ना, इस वक्त जो आपका पहला सवाल था और गुजर साहब उसमें अपना मौकफ दे रहे थे, सिनेरियो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में मकबूलियत के जो ग्राफ मुख्तलिफ सर्वे से सामने आ रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम अगर बात करें तो मकबूल तरीन जो है वो रहनुमा जो है वो चेयरमैन पीटीआई ही नजर आ रहे हैं। और उनको वोट करने वाले लोग जो हैं इस मुल्क के ही वो लोग हैं। और अभी हमने देखा कि पेशावर में एक तहसील नाजम का, तहसील मेयर का इलेक्शन हुआ, जहां पे पूरी इंतजामिया ने जोर लगाया, गवर्नर ने जोर लगाया, लेकिन उनका उम्मीदवार जीत गया। लिहाजा हमें तो ये देखना है कि इस वक्त पब्लिक जो है वो किसको पसंद कर रही है और वोट किसको कर रही है। तो उसके पेशे नजर तो लगता है कि मियां साहब के जो आने में रुकावट है वो अभी भी इमरान खान की मकबूलियत एक बहुत बड़ी रुकावट है। उनको अपने लिए सबसे बड़ा खतरा इमरान खान की मकबूलियत ही नजर आती है, अच्छा, इसके ये अलावा पॉइंट सर दूसरी आपका बड़ा चीज अहम है नहीं कि मियाँ साहब की जो आने में रुकावट बंदियाल के बाद वो मकबूलियत है खान साहब की। अली अकबर गुजर साहब, सर गुफ्तगू आपने सुनी मीर अच्छा साहब की। अच्छा अच्छा, मुझे ये काइंडली ये बता दें, मैं जरा भाई का मुझे तारफ करवा दें, मेरे बात सर ये सुनिए, क्या नाम मेरे भाई का? मुबश्शिर मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के, मारूफ नाम है। अच्छा अच्छा, मीर साहब थैंक यू भाई, भाई मेरे अल्लाह ने कुछ समझ रखी। अच्छा हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मैं तो हमने तो किसी से बशर से भाई से मैं बहस नहीं करनी, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, मामला अपनी जगह पे ये करते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आने का फैसला तो पार्टी ने करना है, हम लोगों ने करना है कि वो कब आएगी, क्या हालात बनते हैं, तो हालात को तो उनके सामने है कि क्या सूरत हाल करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सितंबर के एंड में इनका चल रहा है कि वो आ जाएंगे पाकिस्तान में। तो बात दूसरी ये कि बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी इस तरह की बातों में नहीं समझना चाहता कि मैं करूँगा। बेसिकली तो हमें अपना पाकिस्तान अजीज है, कि हमारी रियासत अजीज है, कि यहाँ पे लोगों को अजीज मिलना चाहिए, तो लोगों को सस्ती रोटी मिलनी चाहिए, लोगों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, लोगों के जो बुनियादी मसाइल है वो हल होने चाहिए। 70 साल से हल नहीं, जब भी हल होने लगते हैं, जो ख्वाजा साहब की उन्होंने बात की है, तो मैं तो इस मौके पर मैं इसका मुखालिफ तो नहीं, कि ख्वाजा साहब ने जो कहा है मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं तो, और उनको बाकी तो भी कोई पाबंदी की बात नहीं, मैं कर रहा हूँ, तो उनको पाबंदी होनी चाहिए। मैं तो नहीं सर, सवाल ये नहीं है, सवाल ये था कि अगर उन्होंने कहा है और आप भी उनकी बातों से अगर मुत्तफिक नहीं है, आप समझते हैं कि गलत कहा है, तो आपकी क़यादत की तरफ से कोई तंबी होती, कोई रोका जाता, कोई शोकास दिया जाता, कुछ भी नहीं किया, बल्कि क़यादत ने मजीद उससे एक कदम आगे बढ़कर मजीद बातें की हैं।
नहीं, उन्होंने देखें जो उन्होंने बातें की हैं वो ख्वाजा साहब ने जो कहा है, उन्होंने जिसको पाकिस्तान को मतलब उन्होंने तो लोगों पर फौज के ऊपर उनके अदारों के ऊपर तनकीद की है। जुबान से तनकीद करना तो लोगों का हक है, वो कर सकेंगे करें, और हम किसी को मना नहीं करते। लेकिन आपको ये हक हासिल नहीं कि आप कोर कमांडर हाउस के तो ऊपर जाके आप जो है मना नहीं करेंगे छावनियों पे। कि देखें इदारों सुने, के। अभी मेरी सुनने बात सर है पूरी तारिक तरह को मस्क कर कि रहे हैं आप आप, आपके एयरफोर्स, लीडरान, आप कह रहे हैं कि जी हम मना नहीं करेंगे उनको। देखिए एयरफोर्स के ऊपर जाके आप हमले कर तो देंगे आप नहीं और समझते आप कि 48 में जीते हम, 65 में जीते, उसको आप कहेंगे जी हार गए। अच्छा सुने, वो जीते की बात में उसमें इस बहस में नहीं जा रहा। मैं जो बात जो कर रहा ना वो मेरी सुने सर बात आप ना। तो कहें कम से कम जीते अब हैं, इसमें भाई इसमें अब वो क्या आपने शर्माने की बात है, आपने जीते आप, हैं। अगर आप जबान से बात कर रहे हैं तो उसके पीछे डिस्कस हो सकती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इनको इनको दूसरे लोगों को जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उनके पास भी ये हक हासिल है कि वो आप भी नहीं मान रहे, इसका करें ना। मतलब दिलों में रखा हुआ है सर आपने, अच्छा, कोई बात है। लेकिन लेकिन सुने, मैं तो ये नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि हम पाक मुसल्लह अफवाज जो GHQ है उसके ऊपर हमले करें। उनके जो मोनोग्राम उनको अपने पाँव के नीचे उनको गलत किया, ग्राउंड बिल्कुल देते ना, गलत किया। एयरफोर्स की दीवारों को तोड़ दें और एयरफोर्स के जहाजों को आप तबाह बर्बाद कर दें। ये प्यारे से निशानियां थी शोधा की, और आप लोगों को वो जिन्होंने शोधा के लिए लगे हुए थे वहां पे हमारे उनको आप तबाह करें। हम इनके मुखालिफ हैं कि इदारों के ऊपर इस लेवल पे जो अच्छा, हमले करते हैं मकबूलियत के उनको ग्राफ कानून की के बात हो रही है मुताबिक। कि मियां साहब इसलिए तशरीफ नहीं ला रहे देखिए, कि खान साहब की नहीं कोई मकबूलियत ऐसी बहुत बात ज्यादा है। ऐसी बहुत सारे सर्वेज रिपोर्ट सामने आई हैं जिसपे खान साहब की मकबूलियत ज्यादा इसलिए नहीं आ रहे, और एक दूसरा अता बंदियाल साहब की रिटायरमेंट होगी तो ये दोनों बातें होंगी तो आएंगे। नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उनकी मकबूलियत खान साहब की मकबूलियत जितनी की हो, वो एक सियासी पार्टी के अगर जिम्मेदार हैं तो वो उनकी मकबूलियत होगी तो आवाम फैसला करेगी ना। 2018 में भी उनकी मकबूलियत जहाँ पे थी वो हमें बड़ा अच्छे तरीके से पता है। हम कराची में रहते हैं और कराची के इलेक्शन को हम भी 2097 से यहाँ हम इलेक्शन की सियासत में हैं। तो कैसे कैसे लोगों को, किस तरह से लोगों को जिताया गया था और कैसे वो लोग आए थे, जो उनकी मकबूलियत यहाँ कराची में जो फैसले हुए थे। लेकिन अच्छा, इस बात को मकबूलियत हम नहीं थी अलग सर, रहने केपी दें। पंजाब में लेकिन इलेक्शन नहीं कराए, वो आप लोग 13 नहीं जमातें वो फैसला नहीं कर सकें कि इलेक्शन करा दें, खान साहब जीतना जाए। नहीं वो मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में देखिए, अब इलेक्शन तो इंशाल्लाह फैसला करना है उन अदारों ने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि इलेक्शन कब होना है। तो आप और वो आपकी फैसला आपकी पार्टी नहीं चाहती सर कि 90 दिन में आइन में लिखा है तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाए? अगर आगे चले जाएंगे तो आप तो खुश हैं, इस पे भी खामोश नहीं इख्तियार की है नून लीग ने। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो आइन और कानून जो कहता है उसके मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना है। लेकिन जो सेंसिस जो उन्होंने जो अभी हुई है, तो सेंसिस के मुताबिक आपको वो भी आपको लोगों को जो नए वोटर आए उनके मुताबिक हल्का बंदियां भी आपको करनी है। लोगों का ये आप लोगों का हक ये मार नहीं सकते आप। इसमें जैसे कि कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की जो निश्चितें बढ़ेंगी जिन जिन इलाके में, जिन जिलों में, तो आप उन लोगों को भी नहीं कर सकते। ये भी एक कानून के मुताबिक है सिलसिला है। यानी अब पीपल्स पार्टी को भी अब नून लीग समझाएगी कि जनाब शोर ना करें, 90 दिन में नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं। भले देखें 90 दिन के अभी जो फैसला करेगी इलेक्शन कमीशन करेगी तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी किसी की कितनी मर्जी सोसाइटी में जो होगा वो तो वक्त बता देगा इंशाल्लाह। हम तैयार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बिल्कुल अपनी तैयारी से है कि जब इलेक्शन होगा हम इंशाल्लाह भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। मीर साहब क्या कहेंगे आप? नून लीग की जानिब से जाहिर है इस बात पर कोई लीडरशिप की जानिब से भी, अली गुजर साहब भी वही बात कर रहे हैं कि जी अब वो ऐलान करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा तो हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने ये कहा है कि 90 दिन में आइन के तहत इलेक्शन होने चाहिए। आप क्या लगता है सर, नून लीग का वजह क्या है कि 90 दिन पे जोर नहीं दिया जा रहा? देखिए वही जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ मकबूलियत। कि उनको इसी चीज का खतरा है कि भाई ये सबसे पहली चीज तो एक ये भी है कि हमारे दोस्त जो हैं वो माशाल्लाह खुद सीनियर लॉयर, यकीनन इल्म होगा कि कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो असम्बली की अदम मौजूदगी में कैसे तब्दील हो जाएंगी। बिल्कुल। कौमी असम्बली इस वक्त मौजूद नहीं है तो आप 342 सीटों में कहाँ इजाफा करेंगे, कहाँ कमी कैसे करेंगे, उसे कैसे पास कर लेंगे। और सूबाई असम्बलियों भी नहीं है तो फिर उसकी नशिस्तों में कैसे रद्दोबदल कर लेंगे। सिर्फ एक चीज है जिसका आपने तयन करना है, जो ऐलान हुआ है कि जो पहले आपका 5 से 6 लाख वोटर का हल्का था, अब वो 9 लाख के करीब जो है वो जा रहा है एवरेजली। ठीक है, मैं समझता हूं कि मैंने वो ब्रीफिंग देखी है जो अदारा शुमारियात की है, जो इस मुल्क की मरदमशुमारी कर रहे थे, उनका इंतहाई जबरदस्त सॉफ्टवेयर है जहां पे एक यूनियन काउंसिल जो है
वो सामने चार्ट पे नजर आती है। आपको 9 लाख की आबादी का वोटर का हल्का जो है वो डिफाइन करने में डिजिटली सॉफ्टवेयर के जरिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। क्योंकि वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और बड़ी वो एक्टिव चीज है। आप अदारा शुमारियात के किसी शख्स को इंडिपेंडेंटली उसकी राय लेकर पूछे, क्या आप फी हल्का 9 लाख एवरेज वोटर वाली लिस्ट तैयार कर सकते हैं और कितनी देर कर सकते हैं? तो आप होगा इलेक्शन कमिश्नर जो है ये एक तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे हैं, पॉलिटिकल कुछ लोगों की जुबान बोल रहा है, लेकिन असल नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है ना इस वक्त ये आईनी जो है ना वो वायलेशन कर चुका है, कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन कर चुका है। ये तो खुद जो है इस वक्त जो है ना आप समझ लें मुल्जम है कि जिसने 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन की है, 90 रोज में इंतखाबात ना कराने की वायलेशन की है, और इस वक्त आपके 2 सूबे जो हैं पंजाब और यूपी के, उनमें गैर आईनी हुकूमतें हैं, उनको कभी भी आप आईनी हुकूमतें नहीं कह सकते। उन्होंने 90 दिन से तजावुज किया हुआ है, उन्हें किसी जगह से इंडोर्समेंट नहीं मिली हुई कि वो 90 दिन से ऊपर जा सकते हैं। ज़ाहिर है 14 मई आइन को की तो फैसला कराना था, खिलाफवर्जी तो ऑलरेडी हो रही है, बिल्कुल सर वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया आइन की मोहसिन मीर खिलाफवर्जी साहब तो आपका भी। ऑलरेडी हो रही है। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कितनी सियासी जमात जो इस आइन की खिलाफ वर्जी को उसकी मजम्मत कर रही है, जो जो बेनिफिशरी है नहीं है वो उन तो अच्छा, बहुत मजम्मत शुक्रिया हो रही है। मोहसिन मीर साहब आपका, बहुत शुक्रिया अली अकबर गुज्जर साहब आपका, बहुत शुक्रिया। अब बात करना चाह रहा हूँ प्रोग्राम के आखिर में, MQM पाकिस्तान के जो वफ़द ने मुलाकात की है वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म से, अनवारुल हक काकड़ साहब से, और उसकी जो अंदरूनी कहानी है कि इस मुलाकात में MQM ने कौन से मुतालबात सामने रखे हैं। तो MQM ने जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक जो मुतालबात सामने रखे हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सामने, ये मुलाकात हुई है गवर्नर हाउस में जब तशरीफ़ लाए थे गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला अनवारुल हक काकड़ साहब। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है उसके हवाले से कुछ सद्दबाब के लिए बात की जाए, क्योंकि कराची के शहरी बेपनाह मसाइल का सामना है, परेशान हैं इससे। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी बिजली की कीमत में जो फ़ी यूनिट इजाफ़ा किया गया है और मुसलसल इजाफ़ा किया जा रहा है, और कराची में ख़ास तौर पर अगर बात करें कि हर माह जितनी बिजली आपने जलाई नहीं होती उससे ज़्यादा के यूनिट दिखाए जाते हैं, उससे ज़्यादा का बिल आपसे तलब किया जाता है और बढ़ा चढ़ा कर वो बिल सामने आता है, और अगर आप ना पेड करें एक माह भी तो वो बिजली काट कर चले जाते हैं। फिर 2018 के साथ जो ख़ास तौर पर हम बात करें स्ट्रीट क्राइम्स की, स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से भी उन्होंने बात की कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बेकाबू हो चुका है और पुलिस नाकाम नज़र आती है हमें, अब मकामी इंतज़ामिया भी नाकाम नज़र आ रही है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स की अगर मैं बात करूँ सिर्फ अब 5 माह की तो लगभग 40,000 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं, और ये वो वारदातें जो रिपोर्ट हुई हैं CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक। क्योंकि बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं कि जो रिकॉर्ड में नहीं आते, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ तक नहीं जाते थाने तक, और वो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, इंदराज नहीं होता, क्योंकि थाने का जो कल्चर है वो भी ज़ाहिर है एक आम आदमी वहाँ जाता है तो मज़ीद जिस तरह के सवालात उनसे होते हैं, जिस तरह पेश आया जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग तो वहाँ तक जाते भी नहीं हैं। फिर उन्होंने बात की 2018 की हल्का बंदियों के हवाले से, और क्योंकि नई मरदमशुमारी हो चुकी है 2017 की मरदमशुमारी पर नहीं बल्कि 2023 की जो मरदमशुमारी इस पर इलेक्शन होना चाहिए, ये भी MQM का मौक़िफ़ भी है। और इस वक्त नज़र भी यही आता है कि हल्का बंदियाँ होंगी, क्योंकि जो अब तक की जो चीज़ें सामने आई, इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान किया है कि जी इलेक्शन हम 90 दिन में नहीं करा सकते, और उसकी वजह उन्होंने ये कहा है कि 120 दिन में इलेक्शन हमने कराने। गुलाम जलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा गुलाम जलानी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। गुलाम जलानी साहब क्या कहेंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म से जो मुलाकात हुई है आपकी लीडरशिप की, और उसके मुताबिक गैर एलानिया लोड शेडिंग, बिजली फ़ी यूनिट में जो इजाफा हुआ है उस पर बात की गई है, स्ट्रीट क्राइम्स पर बात की गई है। तो सर क्या जवाब दिया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, क्या यकीन दहानियाँ कराई हैं आपके वफ़द जो मुलाकात के लिए गया था गवर्नर हाउस वज़ीर-ए-आज़म से? बहुत शुक्रिया सर आपका। और मुलाकात काफी पॉजिटिव रही है, और जो कराची के बड़े इश्यूज हैं उनमें 2 जो है वो फहरिस्त है, एक पानी का और एक बिजली का। पानी मिल नहीं रहा और बिजली जो मिल रही है वो इस कदर महंगी मिल रही है कराची की आवाम को कि उसको अब जो है इस्तेमाल करते हुए भी जो है कराची की आवाम को डर लग रहा है
कि अगर ये 300 यूनिट से ऊपर चला जाता है तो ये तकरीबन 40 से 45 रुपए फी यूनिट के हिसाब से जो है चार्ज कर रहे हैं। तो इस तमाम जो इश्यूज थे इनके ऊपर बात हुई है। मदन कुमारी पे जो है शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एनकेएम की आवाज को फेडरल गवर्नमेंट ने सुना था और डिलिमिटेशन के हवाले से ही एनकेएम का स्टैंड था कि इलेक्शन जब भी हो वो नई मर्दमशुमारी के तहत हो। ये तमाम चीजें थी जिसके ऊपर जो है एनकेएम के वफद ने जो है वो निगरान वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की हुई थी और उन्होंने अपनी काफी जो है बहसपेशीज का जो है इज़हार किया कि इंशाल्लाह कराची की आवाम को हम मायूस नहीं करेंगे और जो जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको पूरा करने में अब तो इंसान अपनी कोशिशें जो है वो करें। अच्छा गुलाम जलानी साहब, पिछली 2 हुकूमतों में आप लोग शामिल रहे, खान साहब की हुकूमत पीटीआई की हुकूमत में भी शामिल थे और 16 माह की जो हुकूमत थी 13 जमातों की, इसमें भी आप लोग शामिल थे। तो किस हद तक आप कराची के लिए, कराची के लोगों के लिए बेनिफिट्स हासिल कर सके हैं, जिसकी वजह से आप इलेक्शन में जाएंगे तो लोगों को बताएंगे भी कि देखिए हम अगर हुकूमत में थे 2 हुकूमतों में तो हमने ये आपके लिए किया। कराची की आवाम को पता है कि एनकेएम ने अगर पीटीआई का साथ दिया था पहले 3.5 साल तक, तो उसमें भी एनकेएम का अपना मफाद शामिल नहीं था, बल्कि कराची के आवाम की ही आवाज बनकर एनकेएम जो है वो पीटीआई के साथ जो है हुई। और जिस तरीके से इमरान खान ने जो है ये तमाम जो है वादे किए, किस तरीके से उन्होंने जो है वो 165 अरब रुपए और 1100 अरब रुपए और जितने मामलात में उन्होंने कराची के लिए अपने आप को सामने रखने की कोशिश की थी, उसमें से वो किसी एक प्रोजेक्ट में भी कामयाब नहीं हो सके। और उसी का नतीजा है कि आज पीटीआई का हाल जो कराची के साथ अच्छा नहीं करता, कराची की आवाम के साथ साथ पूरा पाकिस्तान उनके साथ अच्छा नहीं करता, क्योंकि कराची की आवाम से ही पूरा पाकिस्तान चलता है। और उसका खमियाजा जो है आज पीटीआई को भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने कराची के K4 के हवाले से प्रोजेक्ट को जो है वो ऑन नहीं करा, कि इलेक्ट्रिक के मामला पे उन्होंने जो है किसी किस्म की संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। तो ये वो अवामिल थे। और फिर अल्लाह की लाठी बे आवाज है कि जिस तरीके से कराची के लोगों के ऊपर जो है उन्होंने जुल्म किए हैं, चाहे वो गैस की शक्ल में हो, बिजली की शक्ल में हो, कराची को कोई एक मेगा प्रोजेक्ट जो है 3.5-4 साल की गवर्नमेंट में नहीं दे सके। और उसके बाद जब पीडीएम की जो गवर्नमेंट आई है उसमें आपको पता है कि सिर्फ क्राइसिस ही क्राइसिस थे। और अब आईएमएफ से जो इंस्टॉलमेंट मिली है वो भी गवर्नमेंट खत्म होने के बिल्कुल आखिरी हफ्तों में मिली। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो यानी आप ये कह रहे हैं गुलाम जलानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि दोनों हुकूमतों में आप शामिल रहे लेकिन कराची के लिए उन दोनों हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। और उम्मीद है कि अब जो क्योंकि जो निगरां गवर्नमेंट आई थी जो 13-14 महीने रही है उसमें जो है आपके सामने है कि उनके पास था क्या। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई डिलीवर नहीं किया। ये उन्होंने किया कि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ से जो है हमेशा की तरह जो है कर्जा लेने में वो कामयाब हुए। और उस कर्जे की वजह से गुलाम जलानी साहब आप जानते हैं कि सारी चीज़ें मजीद महंगी हो गई हैं। बिल्कुल, ये कड़वा घूट तो देखें पाकिस्तान की आवाम को पीना पड़ेगा जब तक हम जो है सही तरीके से बिल्कुल ऑरिजिनल इलेक्शन की तरह, जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाते। जब तक इलेक्शन जो है वो मुतासिबाना बुनियाद पर जो है वो अमल में लाए जाते रहेंगे तो पाकिस्तान को इस किस्म के खदशात का जो है यानी इन दोनों हुकूमतों का तजर्बा, गुलाम जलानी साहब कराची की आवाम के ज़ाहिर आप लोग नुमाइंदे हैं, इन दोनों हुकूमतों में रहने का तजर्बा जो है वो दोबारा तो नहीं दोहराएंगे क्योंकि उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। रोए आपको पता है कि एनकेएम हमेशा उनके साथ खड़ी होने की कोशिश करती है जमातों के साथ जो कराची के हकूक के लिए एनकेएम की आवाज के साथ आवाज मिलाने के लिए अपने आप को पेश करने की कोशिश करते हैं। इनको तो आजमा लिया ना सर, अब तो आजमा लिया इन लोगों को। पीटीआई के साथ भी देखें यही तजर्बा रहा हमारा कि उनके 27 एमपीए और 14 एमएनए जो है शहर कराची से किसी न किसी तरीके से जो सीटें हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन उनमें से 75% जो है वो गैर मुकामी थे जिनका इस शहर कराची से कोई ताल्लुक ही नहीं था। जिसका शहर कराची से ताल्लुक नहीं होगा तो वो शहर कराची के लिए किस तरीके से अपने आप को पेश करेगा। दुरुस्त है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर एनकेएम का किसी के साथ जो है इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन में एनकेएम कभी किसी के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ती और अपनी जीती हुई सीटों पर ही जो है
वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है और फिर जब गवर्नमेंट बन रही होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी ऐसी जमात है जो गवर्नमेंट बना रही है और वो एमकेएम को साथ लेके चलने की, शहर कराची को साथ लेके चलने की, यहाँ के लोगों के पीने के पानी के मसले को हल करने की, यहाँ के लोगों के इलेक्ट्रिक के मसले को हल करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें आप, शहर कराची का जो है वो 3 महीने में रोड बनता है और 2 महीने में वो खत्म हो जाता है। तो इस किस्म की सूरत हाल है। 15 साल से जो लोग इस शहर पर काबिज हैं और आगे अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा, उम्मीदें नहीं हैं आप लोगों को मौजूदा मेयर से भी, पीपल्स पार्टी से भी? निगरान हुकूमत तो ज़ाहिर है इंतखाबात कराने के लिए आई है, चले जाएंगे, इससे तो ज़ाहिर है आपने आपके वक्त में मुलाकात ज़रूर की है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें ज़ाहिर नहीं होंगी आपको कि बहुत ज़्यादा कुछ हो सकेगा कराची के हवाले से। देखिए, निगरान हुकूमत का काम तो इलेक्शन करवाना है। अब ये कितने टाइम में जो है वो इलेक्शन कराते हैं। कल जो है कंवर दिलशाद साहब का ये स्टेटमेंट था कि 9 माह फैब में भी जो है इलेक्शन करना मुश्किल है। कंवर दिलशाद साहब ने तो ये कहा है जिलानी साहब कि 9 माह बाद इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे करवाना। यही बात कर रहा हूँ मैं भी कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि फैब तक जो है इलेक्शन मुमकिन नहीं है, तो फैब तक 6 से 7 माह बनते हैं। फिर आगे अगर इलेक्शन का टाइम शेड्यूल अनाउंस होता है तो वही 9 से 11 माह का अरसा जो है वो इस इलेक्शन को होने में, और हालांकि आइन ने कहा, आइन के मुताबिक तो 90 दिन में कराना जरूरी है। तो आइन के मुताबिक तो डिलिमिटेशन भी जरूरी था, तो वो भी तो हुई है ना। अब जब डिलिमिटेशन हुई है तो उसके ऊपर जो है सेंसस हुआ है तो उस पर डिलिमिटेशन भी होनी है। उसके लिए 120 दिन का वक्त मांगा है इलेक्शन कमीशन ने। सॉरी, उसके लिए 120 दिन का वक्त मांगा है इलेक्शन कमीशन ने कि जन्म डिलिमिटेशन के लिए हमें 4 माह चाहिए। हालांकि जब भी सेंसस हुआ है उसके बाद डिलिमिटेशन जो है वो 3 से 4 महीने में यही प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने का। 1 महीना उसके अंदर जो है वो उस मराइल में चला जाता है कि कोई ऑब्जेक्शन। अच्छा, ये अमल जो है गुलाम जिलानी साहब, जाते जाते मैं आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि ये अमल जो है कि अगर 4 माह, 6 माह, 8 माह बाद इलेक्शन होते हैं तो सियासी जमातों के लिए ये बेहतर है कि लंबे तैयारी के लिए 7-8 माह में ही मिल जाएंगे, या आप समझते हैं कि नहीं 3-4 माह में इलेक्शन हो जाने चाहिए? आइन मुकद्दम है, आइन के तहत बात होनी चाहिए। सर, आइन बिल्कुल मुकद्दम है और आइन के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि आइन में ही है कि सेंसस जो है वो होना चाहिए। और जब सेंसस हुआ है आइन के मुताबिक तो फिर उस पर डिलिमिटेशन भी बनती है। अब इस प्रोसेस में अगर टाइम लग रहा है तो इसको इलेक्शन कमीशन देखेगा कि उसको अगर कोई शॉर्ट टर्म में जो है लाकर कोई 4 महीने की जगह जो है 2 महीने में अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सके और 2 महीने के बाद जो है वो इलेक्शन की डेट दे सके। अब ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, इसमें सियासी जमातों का किरदार तो नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। एमकेएम कभी भी इलेक्शन होने से जो है वो मना नहीं कर रही, लेकिन साथ में ये भी है कि डिलिमिटेशन का जो अमल है जिसमें शहर कराची को कुछ सीटों का इजाफा होने की तवक्का है, तो इस हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि पहले डिलिमिटेशन का अमल कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब, सीनियर रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। एमकेएम का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे कि जी डिलिमिटेशन ज़रूरी है, क्योंकि 2017 के बाद 2023 में जो मरदमशुमारी 5 साल बाद हुई है उसमें कराची की आबादी बढ़ी है 40-45 लाख। तो ज़ाहिर है सीटों की तादाद बढ़नी चाहिए और हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होनी चाहिए। ये मौक़िफ़ है एमकेएम पाकिस्तान का। और जो अंदरूनी कहानी थी एमकेएम के वफ़द की जो मुलाकात हुई निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब से, उन्होंने अवामी मसाइल उनके सामने रखे हैं, उन्होंने यकीन दहानियाँ भी कराई हैं कि ये मसाइल हल होंगे। अब देखते हैं आने वाला वक्त बताएगा ये मसाइल हल होते हैं या नहीं होते। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। भलाने के बाद।